नमस्कार स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सेकंड। परमाणु हमारे चल रहा था, तो हमने पिछली क्लास में परमाणु के बारे में पढ़ा था, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। परमाणु के बारे में अगर पूछ ले सबसे पहले किसने बताया, तो वो वैज्ञानिक थे कणाद। लगभग 800 ईसा वर्ष पूर्व की बात है, 800 ईसा वर्ष पूर्व। और इनके बाद आए थे जॉन डाल्टन। ये याद रखना आपको, जॉन डाल्टन। परमाणुवाद, ये इंपॉर्टेंट है, परमाणुवाद। इन्होंने 1808। और आज हम पढ़ेंगे तीसरा, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने 1897 में एक प्रयोग किया, कैथोड किरण प्रयोग। नाम याद रखना इस प्रयोग का, कैथोड किरण प्रयोग। कैथोड किरण प्रयोग 1897 में स्टार्ट किया और लगभग 1904 में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दी। इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, यानी यूं कहे तो इलेक्ट्रॉन की खोज। आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। एंड ऐसे याद रखना, ई यानी इलेक्ट्रॉन, जे मतलब जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1904 में की थी। प्रयोग याद रखना, कौन सा प्रयोग था? कैथोड किरण प्रयोग। अब बात करूं इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ऑप्शन में अगर आपको ये मिले 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये नहीं होता है, ये होता है प्रोटॉन पर आवेश। परिमाण विपरीत होता, परिमाण चेंज होता, कहने का मतलब प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कौन से प्रयोग द्वारा की गई थी? एक याद रखना आपको, तेल बूंद मॉडल। इस मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वह ज्ञात किया गया था। यानी अब पूछ ले इलेक्ट्रॉन का नामकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। और नामकरण का पूछे तो आपको याद रखना है स्टोनी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का नामकरण दिया। और खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। नामकरण स्टोनी ने। जे थॉमसन ने कौन से प्रयोग द्वारा की थी? कैथोड रे प्रयोग। कब किया था? 1897 में। अब बात करूं मैं, जे थॉमसन ने एक मॉडल भी दिया था। मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल है? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। इस मॉडल में उन्होंने बताया था, इधर ध्यान देना, इस मॉडल में उन्होंने बताया प्लम पुडिंग मॉडल। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो जे थॉमसन ने। या इस मॉडल को और भी नाम है तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल? तरबूज मॉडल। जिस प्रकार तरबूज में बीज बिखरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में ये बीज की तरह कौन बिखरे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन बिखरे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो शेष लाल भाग होता है उसकी तुलना इन्होंने की धनायन से। और इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा गया? ऋण आवेशित कण। ये याद रखना,
ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण। और एक बात इस मॉडल से स्पष्ट हुई कि परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है तो किन की संख्या बराबर होती है। यानी वैद्युत रूप से उदासीन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या यानी धनायन की संख्या जब बराबर हो जाए तो परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। यानी ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जिसे बोल सकता हूं धनायन। क्या बोल सकता हूं, धनायन। तो इस प्रकार ध्यान रखना, जे थॉमसन ने, वापस बता रहे एक बार, सन 1897 में कैथोड प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की और लगभग 1904 में इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। मॉडल कौन सा था, कैथोड किरण प्रयोग। और एक अन्य मॉडल भी दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार तरबूज में बीज बिखरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में कौन बिखरे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं, तथा शेष भाग क्या होता है, धनायन होता है। अतः जितना धनायन होता है उतना का उतना इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के क्या होती है, इक्वल होती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। तो हमने 3 सिद्धांत पढ़ लिए थे। नॉर्मल है पहला, तो कणाद आपको याद रखना है। सबसे पहले कणाद ने बताया था और इनके बाद आए थे वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। कौन से वैज्ञानिक आए थे, जॉन डाल्टन। 1808 में इन्होंने सिद्धांत दिया था परमाणुवाद। कौन सा सिद्धांत, परमाणुवाद। सर्वप्रथम, ये थोड़ा याद रखना, सर्वप्रथम परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना है जॉन डाल्टन 1808 में। पहले तो नॉर्मल परमाणु के बारे में कणाद ने बताया था, लेकिन स्पष्ट विथ प्रूफ बताया था जॉन डाल्टन ने। इनके बाद तीसरे वैज्ञानिक आए थे, अभी हमने पढ़ा था जे थॉमसन। 1897 में इन्होंने एक प्रयोग किया, कैथोड किरण प्रयोग। और लगभग 1904 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। और एक मॉडल भी दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, या जिसे आप कह सकते हो तरबूज मॉडल। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चौथा प्रयोग है जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में रदरफोर्ड ने प्रयोग का नाम आपको याद रखना है। प्रयोग था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। कौन सा प्रयोग था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। 1911 में दिया था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग को पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अल्फा कणों के बारे में। अगर अल्फा कणों के बारे में जानकारी है तो ये प्रयोग आप आसानी से पढ़ सकते हो। और अल्फा कण इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सा पूछ लिया जाता है, अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं या कितने न्यूट्रॉन होते हैं, या अल्फा कणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो मैं बात करूं अल्फा कणों की, अल्फा कण, तो पहला पॉइंट इनके बारे में यह है कि अल्फा कण एक आयनीकृत हीलियम नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक होता है, लेकिन कौन सा होता है, आयनीकृत। तो पहला पॉइंट याद रखना आपको, आयनीकृत हीलियम नाभिक, आयनीकृत हीलियम नाभिक, जिसको आप प्रदर्शित करते हैं He, परमाणु क्रमांक होता है 2, परमाणु भार 4 और +2। ये हो सकता है, ये है अल्फा कण का प्रतीक। और आप इसे अल्फा या अल्फा +2, तो एग्जाम में पूछा जाता है अल्फा कण होता है
धनायन, ऋणायन, उदासीन। तो आपका आंसर आना चाहिए अल्फा कण। दूसरा पॉइंट धनायन होता है। क्या होता है? धनायन। या इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक या धनावेशित चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है? +2 आवेश। कितना आवेश होता है? +2 आवेश होता है। इसका प्रतीक याद रखना है He+2, 2 और 4। इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक और इसको बोलते हैं परमाणु भार। आगे हम पढ़ेंगे परमाणु भार कैसे याद करना, परमाणु क्रमांक कैसे निकालना, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालनी या इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालनी। तो तीसरा पॉइंट इनके बारे में आपको याद रखना है, इनकी प्रकृति मैंने बता दी। धनायन होता है, धनात्मक प्रकृति होती है। आयनीकृत हीलियम नाभिक होता है। इसमें 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। तीसरा, 2 प्रोटॉन कैसे, ये कैसे निकालते, थोड़ा इधर देखना। ये कोई परमाणु है आपके पास, या Z और या A। इस Z को आप बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक। और A आपको याद रखना है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। इन दोनों का अंतर होता है N, वो होता है A-Z। ये आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे जब नाभिक की खोज हो जाएगी रदरफोर्ड द्वारा, तब हम पढ़ेंगे नाभिक में कौन होता है, इसके चारों ओर कौन होते हैं। तो ये कोई परमाणु है। अब मैं इसकी तुलना इससे कर रहा हूं, हमारे पास है He2 4+2 चार्ज। तो अब ध्यान देना, यहां से आप तुलना करके ये एक परमाणु हीलियम का और ये कोई परमाणु है, इसमें Z की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी है? Z की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। और A की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। और N की वैल्यू, N के लिए फॉर्मूला है A-Z, यानी A हमारे पास कितना 4 और Z कितना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी Z बोलते हैं परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2। तो हमें सीधा याद रखना है अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्फा कण के बारे में, तो इधर ध्यान देना। चौथा पॉइंट है कि अल्फा कण, चौथा पॉइंट है अल्फा कणों के बारे में। चौथा पॉइंट याद रखना आपको, अल्फा कण। चौथा पॉइंट ये है, जब भी किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी रेडियो सक्रिय नाभिक, आपको ये याद रखना है, सीधा पूछा जाए कि अल्फा कण कौन से नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, तो आंसर आना चाहिए रेडियो सक्रिय नाभिक से। जैसे मैं मान लूं कोई रेडियो सक्रिय नाभिक आपके पास X है और इसमें परमाणु क्रमांक Z है और ये है परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास यूनिट। जब भी ये इससे उत्सर्जित होंगे, रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्सर्जित होंगे, तो नया परमाणु मिलेगा हमें Y। तो क्या होगा, क्या क्या चेंजेज होंगे? उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक, ये चीज आपको याद रखनी, सीधी पूछी जाती है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी व परमाणु भार में 4 की कमी। तो इधर ध्यान देना, परमाणु क्रमांक कितना है? Z है। परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी? 2 की, यानी Z-2। परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में कितने की कमी होगी? 4 की कमी होगी। तब कौन सा कण उत्सर्जित होता है? अल्फा कण। कौन सा कण उत्सर्जित होता है? अल्फा कण, या आप लिख सकते हो हीलियम-2 और 4। थोड़ा आप ध्यान देना, Ze-2+2, Ze-2+2 वापस क्या प्राप्त हो रहा है? Z, और 4 माइनस के और प्लस के वापस क्या प्राप्त हो रहा है? A। तो आपको इन थ्योरी से एक ही चीज याद रखनी है, जब भी किसी रेडियो सक्रिय नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो
परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होगी? 2 की। परमाणु भार में 4 की कमी होगी, तो कौन सा कण उत्सर्जित होगा? अल्फा कण। और अल्फा कण की प्रकृति, दूसरा पॉइंट याद रखना, धनायन होती है। ये एक रेडियो सक्रिय नाभिक होता है, कौन सा? आयनीकृत। और एक पॉइंट और याद रखना, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 4। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चौथा प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग 1911। सन कौन सा था? 1911। 1911 में रदरफोर्ड ने किया क्या? लगभग 20,000 अल्फा कण लिए और उनकी बौछार करवाई एक स्वर्ण पन्नी पर, जिसकी मोटाई थी 100 nm। उस पर बौछार करवाई तो क्या हुआ, इधर ध्यान देना। उन्होंने लिया अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कण लिए, ये अल्फा कण, और उनकी बौछार करवाई। यानी ये अल्फा कण है तो आपको याद रखना है कहां से उत्सर्जित होते हैं, ये भी पूछा जाता है। रेडियो सक्रिय नाभिक, रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। या कौन से हैं? He+2 2 और 4, इन्हें कहते हैं अल्फा कण। इनकी बौछार करवाई। यहाँ थी लेड की ईंटें। किसकी ईंटें थी बीच में? लेड की ईंटें, यानी Pb की ईंटें, इनमें से भी गुजारा उनको। फिर उनकी बौछार करवाई एक स्वर्ण पन्नी। यहाँ पे लगी हुई है स्वर्ण पन्नी। स्वर्ण पन्नी, स्वर्ण का प्रतीक केमिस्ट्री में Au याद रखना आपको 79। क्या याद रखना? परमाणु क्रमांक कितना है? 79। और इसे कहते हैं, ये चीज यहाँ छोटी चीज है लेकिन धातुओं का राजा, धातुओं का राजा। एग्जाम में अम्लों का राजा पूछे तो क्या होगा? अम्ल राज। और धातुओं का राजा पूछे तो कौन सी धातु है? तो है स्वर्ण, अर्जेंटिन। और ये एकमात्र ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। सक्रियता श्रेणी, यानी एक श्रेणी होती है, बता देता हूं कि NaCa Mg, के NaCa Mg, Al, Zn, Ap, Pb, Hg, Ag, Au, ये श्रेणी होती है। ऐसे जैसे जैसे नीचे जाते हैं क्रियाशीलता घटती जाती है। एग्जाम में इस श्रेणी से क्वेश्चन 100% आते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो अक्सर स्टूडेंट सोडियम पे जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको पोटेशियम गिवन है तो आपको क्या राइट करना है? पोटेशियम राइट करना है। इसी के साथ अगर आपको लिथियम गिवन है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगर ये गिवन है, लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम, और इनमें से आपको पूछ ले सबसे अधिक क्रियाशील, तो आपको करना है लिथियम। 12वीं एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी के अनुसार 12th में एनसीईआरटी में ये श्रेणी केमिस्ट्री में सबसे ऊपर दे रखी है। फिर है पोटेशियम, फिर है ये है 10th में और ये है 12th में। तो Au की पतली पन्नी यानी झिल्ली, पतली पन्नी जिसकी मोटाई आपको याद रखनी है 100 nm, 100 नैनोमीटर। और यहाँ 1 नैनोमीटर भी आपको याद रखना है 10 की पावर -9 मीटर होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर, या इसको मीटर में चेंज करना है तो 10 की पावर -7 मीटर। तो रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कणों की बौछार एक पतली स्वर्ण पन्नी पर करवाई, जिसकी मोटाई 100 nm या 10⁻⁻7, 1 नैनोमीटर बराबर याद रखना 10 की पावर -9 मीटर। और स्वर्ण का प्रतीक, सोने का प्रतीक 79, सॉरी परमाणु क्रमांक 79 और प्रतीक Au। इस पर लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार करवाई। और यहाँ पीछे
यहां उन्होंने एक पर्दा लगाया, ZnS का, किसका? ZnS का। ये भी पूछा गया है, जिंक ब्लेड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेड। और ऐसे नाम, रासायनिक नाम जिंक सल्फाइड, क्या हो जाएगा? जिंक सल्फाइड। लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार की तो पाया कि अधिकांश अल्फा कण परकीर्णित हो गए। बीस हजार अल्फा कणों की बौछार करवाई और देखा कि अधिकांश अल्फा कण उस स्वर्ण पन्नी को पार करके परकीर्णित हो रहे हैं, यानी फैल रहे हैं, स्कैटरिंग। इसीलिए इस मॉडल को कहते हैं अल्फा कणों का परकीर्णन, या अल्फा कणों का फैलाव या स्कैटरिंग। उन्होंने 20,000 अल्फा कणों की बौछार की और पाया कुछ अल्फा कण 90 डिग्री, ध्यान देना, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से परकीर्णित हुए, कुछ 120 डिग्री से परकीर्णित हुए। लेकिन एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो जिस रास्ते से आया, यानी ये इसका रास्ता है, जिस रास्ते से आया वापस उसी रास्ते में चला गया, जिस रास्ते से आया वापस उसी रास्ते में। तो आप मैथ्स में पढ़ते हैं एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। यानी लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार की, उनमें से एक अल्फा कण वापस उसी पथ में लौट गया, वापस उसी पथ में लौट गया, यानी 180 डिग्री से लौटा। कितने डिग्री से लौटा? 180 डिग्री से लौटा। तो यानी यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि हमें अल्फा कणों के बारे में जानकारी है, अल्फा कणों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? धनायन। कौन सा चार्ज? धनायन। यहाँ पे लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार की, उनमें से एक ही वापस आया। कौन सा? जो इसके बीचों बीच लगा वही वापस आया। यानी यहां से स्पष्ट होता है, आपने अल्फा कण डाला तो सामने या तो अल्फा कण की तरह कोई और कण है, लेकिन चार्ज क्या है? उनका समान है। ये धनात्मक कण डाला तो कोई भी साइंस में चीज रिफ्लेक्शन यानी प्रतिकर्षण कब होता है? प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस के बीच आकर्षण, माइनस प्लस के बीच क्या होता है? आकर्षण। यानी यहां से स्पष्ट होता है कि इस स्वर्ण पन्नी के केंद्र में अति अल्प भाग में कोई धनावेशित कण है। क्या है? धनावेशित कण। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आ रही है, इसके केंद्र में अति अल्प भाग में कौन सा चार्ज है? धनायन। धनायन है, और उसको नाम दिया रदरफोर्ड ने नाभिक। धनायन को क्या नाम दिया? नाभिक। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। कौन से प्रयोग द्वारा की? अल्फा परकीर्णन। ये हो गया अल्फा परकीर्णन प्रयोग। यानी मैं इनके बारे में क्वेश्चन बोल रहा हूं वापस। सन 1911 में रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया? अल्फा परकीर्णन प्रयोग। और किस पर किया? एक स्वर्ण पन्नी पर किया। आपको याद रखना है, स्वर्ण पन्नी यानी सोने का प्रतीक याद रखना। और उस पन्नी की, पतली पन्नी की मोटाई थी 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर। आपको ये भी याद रखना, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। और इस स्वर्ण पन्नी के केंद्र में कौन सा आयन होता है? इस प्रयोग द्वारा स्पष्ट हुआ, कौन सा है? धनात्मक चार्ज होता है। उसे ही क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक की त्रिज्या, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजिंग होता है कि नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या क्या है। यानी यहाँ उन्होंने खोज की, नाभिक की त्रिज्या आई थी 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। ये तो है नाभिक और ये है परमाणु। अब ध्यान देना, नाभिक और परमाणु यानी ये कोई पूरा परमाणु है और परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक। हमने एक सोने का परमाणु लिया तो केंद्र में क्या हुआ? धनायन है। धनायन मतलब नाभिक। किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया।
तो इस नाभिक की त्रिज्या यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और परमाणु यानी टोटल पूरा होता है तो परमाणु की त्रिज्या ये हो जाएगी। अब मेरे को बताओ, आपको इन दोनों में कंफ्यूजिंग है, तो नाभिक छोटा है या परमाणु? नाभिक होता है परमाणु के अंदर, तो यानी नाभिक छोटा है तो 10 की पावर, तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, नाभिक और परमाणु, तो ये कोई परमाणु है और परमाणु के अंदर होता है नाभिक। आगे बढ़ेंगे, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो यहाँ है ये नाभिक, इसकी त्रिज्या ये वाली, और परमाणु की त्रिज्या है ये वाली, टोटल ये वाली, और नाभिक की त्रिज्या इतनी सी। तो नाभिक बड़ा है या परमाणु? यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि नाभिक छोटा होता है, किससे? परमाणु से। तो आपको इन दोनों में पता करना है छोटा कौन है। अगर गणित का कंसेप्ट आपको पता है, घातांक करनी, तो 10 की पावर -10 छोटी है या 10 की पावर -15? 10 की पावर में भी माइनस में 15 जाना, यानी माइनस में 15 जा रहा है, ये वाली छोटी राशि है और ये वाली राशि क्या है? बड़ी है। तो इन दोनों में से छोटी राशि ये है, तो नाभिक छोटा है, तो नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10 की पावर -15 मीटर, और ये हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, आपको पूछ लेगा एंगस्ट्रॉम में। तो 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी किसकी त्रिज्या? परमाणु की, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 क्या होता है? मीटर होता है। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को किस में मापा जाता है? फर्मी में मापा जाता है। यानी 1 फर्मी आपको याद रखना है। ये हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे डेका क्या होता है, डेसी क्या होता है, फर्मी क्या होता है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है, यहाँ आ गया है 1 फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर। तो इस प्रकार रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हमने पढ़ लिया है। इस प्रयोग से क्या क्या बातें स्पष्ट हो रही है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। लगभग 20,000 अल्फा कणों की बौछार की, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ 90 डिग्री से प्रकीर्ण हो गए। यानी यहां से स्पष्ट होता है परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला, जबकि केंद्र, एक केंद्र अति अल्प भाग में कौन सा कण है? धनायन। उस कण को क्या नाम दिया? नाभिक। और उस नाभिक की त्रिज्या कितनी है ये याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 10 की पावर -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या 10 की पावर -10 मीटर। इस 10 की पावर -10 मीटर को अन्य नाम क्या है ये याद रखना। अन्य नाम 1 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, और फर्मी को क्या कहते हैं? 10 की पावर -10 मीटर भी कहते हैं। अल्फा कणों की बौछार की पीछे क्या लगाया ये भी याद रखना। ZnS का पर्दा लगाया, कहां से गुजारा? लेड की ईंटों में से भी गुजारा। स्वर्ण, स्वर्ण का प्रतीक, मोटाई, ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। तो इसी प्रकार मैं अपनी क्लास को यही विराम देता हूं। धन्यवाद।